नोएडा ग्रेटर नोएडा में घर लेना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिसीजन भी होता है। किसी के लिए माँ बाप की जीवन भर की सेविंग होती है, किसी के लिए 10-20 साल की EMI होती है और किसी के लिए एक सपना होता है घर। लेकिन आजकल जो ये फ्रॉड चल रहा है, आजकल जो स्कैम चल रहा है और कहीं ना कहीं जो हम रियलिटी पर बात करते हैं वो बायर तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो दोस्तों, आज हम किसी मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें रियल एस्टेट में असलियत में होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट SMLC के डायरेक्टर मनोज जी। तो मनोज जी आज हमको बताएंगे, अगर आप इन पॉइंट्स पर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप इन फ्रॉड्स में नहीं फंसेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो जीवन की कमाई है, वो बिल्कुल सही जगह हो पाएगी। तो मैं स्वागत करता हूँ मनोज जी का। धन्यवाद सागर जी, आपने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप एक बहुत बड़े अधिवक्ता हैं नोएडा के अंदर, और आप ये जो मुद्दे लेके आए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसाइट्स मिलेगा आपके व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट के जरिए। जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही एक आदमी अपना आशियाना बनाता है। बड़ी मेहनत से वो एक EMI लेता है 20 साल की, और बड़ी मेहनत से वो लोन लेता है बैंकों से, बड़ी मेहनत से वो गोल्ड लोन भी लेता है कई बारी, जब जाके एक मकान बनता है। तो आपने एक बहुत जागरूक करने के लिए समाज को ये पॉडकास्ट में क्वेश्चन रखे हैं, उसी के लिए मैं आपसे आज जी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब मेरे भी माइंड में बार बार आते रहते हैं जी। जिनमें से एक क्वेश्चन ये है कि भाई, आपको पता है कि अथॉरिटी पावरफुल है, बिल्डर पावरफुल है, सरकार पावर में बैठी हुई है जी, उसके बाद भी बायर ही क्यों रोता है, बायर ही क्यों परेशान होता है? सागर जी, अब तो चीजें जैसे 2016 में हमारे यहाँ रेरा कानून आया, जो हिंदुस्तान में हर स्टेट में लागू हुआ। जैसे यूपी में यूपी रेरा है, हरियाणा में हरियाणा रेरा है, तो हर स्टेट के अलग रेरा हैं और ये यहाँ की बेंचेस हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्डर को भी अपना रेरा नंबर चाहिए, इवन ब्रोकर को भी अपना टेस्ट पास करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और इसमें अथॉरिटी और हमारी जो योगी सरकार है बहुत स्ट्रिक्ट है आज की डेट में। आज की डेट में जो भी रियल एस्टेट में काम कर रहा है, ज़्यादातर वो प्रोफेशनल हैं, और अगर कोई पुराना ब्रोकर है तो उसे अथॉरिटी प्रोफेशनली ट्रेंड कर रही है। इवन हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही हम बात करें तो बाहर के जो ब्रांडेड रेजिडेंसी का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नोएडा में आया है, उसमें जैकब एंड को हो गया, M3M के साथ कोलैबोरेशन हुआ, एली साहब हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेशन हुआ, और एक्सपीरियन ग्रुप जो FDI फंडेड कंपनी है। अब जो डेवलपर आ रहे हैं वो फाइनेंशियली साउंड है। वो ऐसा नहीं है कि 10 साल के टेन्योर पे वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं अथॉरिटी से और किस्तें दे रहे हैं। यहाँ पर जो आ रहे हैं अब बिडिंग के थ्रू प्लॉट ले रहे हैं और 90 डेज में अपना ड्यूज क्लियर कर रहे हैं, देन वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब इतना रिस्क नहीं है? बिल्कुल सागर जी, एक डिपेंड करता है कि सबसे पहले कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का लीगल सिस्टम कैसा है और वहाँ की सरकार कितनी सपोर्टिव है। योगी जी का यहाँ पर नोएडा के अंदर इतना अच्छा व्यू है, एंड वो चाहते भी हैं कि नोएडा यूपी का एक रेवेन्यू मॉडल बने। बेसिकली आप देखेंगे एयरपोर्ट जो है हमारा दिल्ली का 12,000 एकड़ में है, तो हमारा जो नोएडा का अब जो चालू होने वाला है वो 12,000 एकड़ में है। एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से एक नया एलिवेटेड रोड बना रहे हैं जो कलंदी कुंज से लेता हुआ सीधा एयरपोर्ट जा रहा है। बुलेट ट्रेन की बात आप देखो, गाजियाबाद से लेके सीधा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तक वो भी हमारा पास हो गया है। एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, बात करेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया, हम बात करेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया। आज की डेट में 3 से 4 एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कनेक्टेड हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चालू है आज की डेट में, एक हमारा दिल्ली से हरिद्वार देहरादून तक का एक्सप्रेसवे चालू हुआ है। तो आप डेवलपमेंट देखेंगे दिल्ली के आसपास, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, और सबसे ज़्यादा एडवांटेज नोएडा को ही मिल रहा है दिल्ली NCR में, क्योंकि जो लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो प्लेसमेंट हुई है नोएडा की, वो लैंड बैंक आज की डेट में छोटा पड़ रहा है, जिससे कि एक न्यू नोएडा डेवलप होने वाला है जो ट्रायंगल की शेप में हापुड़ से लेके गाजियाबाद
से लेके आपका दादरी से लेके आपका अलीगढ़ तक ये बेल्ट में एक डेवलप होने वाला है। जो अथॉरिटी आज तक 3 अथॉरिटियां थी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एंड यमुना अथॉरिटी, अब इसके लिए यही अथॉरिटियां मिलके एक काम कर रही हैं। हो सकता है एक अथॉरिटी वहां के लिए नहीं भी बने। तो एक सपनों के घर वाला जो ट्रैप होता है जी जिस गेम के ऊपर अब तक बिल्डर गेम खेलते हुए आया है, जी कभी भी हम देखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टमेंट आदमी की पूरे जीवन की कमाई होती है। जी मतलब वो अपने रोटी में से थोड़े से 2 पैसे बचाकर उसको इन्वेस्ट करता है। जी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, या ऐसे सच्चाई भी है, कि जो सपना है जी उस सपने को ही बिल्डर एक प्रोजेक्ट के रूप में देखता है, एक प्रॉफिट के रूप में देखता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सागर जी देखिए, मेरे को 2005 से मैं मार्केट में हूँ, 2010 से मैं रियल एस्टेट में हूँ, 2005 से 10 तक मैं बैंकिंग में था। 2010 से आज तक की मार्केट में 2026 तक की 16 साल की मार्केट में रियल एस्टेट की, जो मैंने दिल्ली एनसीआर की देखी है ज़्यादातर, तो उसमें भी ज़्यादा मैंने नोएडा और गुड़गांव का देखा है। सागर जी, ये जो आज की डेट में जो सिनेरियो है, जैसे हम बात करें जेपी का, जेपी इंसॉल्वेंसी में गया, अमरपाली इंसॉल्वेंसी में गया, सुपरटेक इंसॉल्वेंसी में है आज की डेट में। अमरपाली में कितने इन्वेस्टर जिनको हैंड ओवर अब एनबीसीसी ने दिलवाया, ठीक है, ये किसका कॉल था? गवर्नमेंट का। जो लाखों हजारों फ्लैट अब रजिस्ट्री के स्थिति में आ गए हैं, हैंड ओवर मिल गए हैं, ये 2016 के बाद ही हुआ सब कुछ। जेपी की को डेवलपर्स आए, गवर्नमेंट ने दिए, आज की डेट में उसमें हैंड ओवर हो रहे हैं एक्सप्रेसवे पे। सुपरटेक क्यों गया सर इंसॉल्वेंसी में? उसने बैंक से लोन ले रखे थे, ठीक है। इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो रेरा कानून में संशोधन करे, वो आज की डेट में इस प्रकार हैं, जैसे कोई भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेके आता है तो उसका एक एस्क्रो अकाउंट होता है। एस्क्रो अकाउंट में 70% तक फंड आपको वहीं यूज करना है, उसी प्रोजेक्ट में। अच्छा, जो फंड आया है वो 70% फंड आपको उस जिस प्रोजेक्ट पे आपने मंगाया उसी में इस्तेमाल करना है। उसका उद्देश्य ये है कि पहले डेवलपर क्या करते थे, यहाँ से पैसा आया दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया, दूसरे से तीसरे लैंड एक्विजिशन करते थे। उनको ये था कि हमें बड़ी कंपनी बनना है। उनका मोटिव ये नहीं था पहले कि हम मेरे को डिलीवरी करनी है। अब रेरा ने ये कानून बनाया एस्क्रो अकाउंट का, इनकी गतिविधियां देख के। अब रेरा ने एक चीज और बनाई, आपको डिले बिल्डर करता है या आपका एग्रीमेंट है वो 10% पे ही होगा। आपने अगर बिल्डर को 10% से ज्यादा पैसा देना है तो पहले आपको 10% पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जो रेरा का ही एग्रीमेंट है, जो बायर और सेलर के लिए सेम है। ठीक है। फिर भी कुछ डेवलपर आज की डेट में भी, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल क्लीन मार्केट है, कुछ परेशान करते हैं, मगर अगर आपको अपने रूल्स ही नहीं पता होंगे, आपको अपने रूल्स के लिए तो हर जगह लड़ना पड़ेगा सागर जी। मगर कुछ डेवलपर्स आज भी लीगल टीम बैठा के परेशान करते हैं। इवन मैं भी कहीं पर बायर रहा हूँ कॉमर्शियल में, ये हाल फिलहाल का ही है। मैंने 100% पेमेंट दे दी डेवलपर को, ठीक है, और वो मेरे को कैंसिलेशन लेटर भेज देता। अच्छा, पेमेंट देने के बाद 100% पोजेशन चार्जेस रह गए थे 7 लाख रुपीस के, और एक 60 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी है, तो वो मेरे को कैंसिलेशन लेटर भेज देता है 100% लेने के बाद। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने नेगोशिएट करके मेरे को टाइम दिया। मगर जिस आदमी को नहीं पता अपने रूल, वो तो परेशान होगा ना सर। और मैं भी लीगल बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे को अपने सारे लॉ पता है कि कहाँ पर कौन सा लॉ यूज हो सकता है। मगर एक लेमैन जो है, उसे अपने अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं पता हिंदुस्तान में, और टाइम भी नहीं होता। आईटी प्रोफेशनल हो गया और जो बैंकिंग के लोग हो गए, इन लोगों के पास आज की डेट में, ये अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं, सैटरडे संडे होते हैं इनके पास, वो कहाँ बिल्डर से लड़ेंगे या अपने रूल्स की बात करेंगे। इनके पास अपनी लीगल टीम्स होती हैं। ये है इंटेंशन का गेम। अगर आप किसी डेवलपर के पास जा रहे हो, आप उसकी इंटेंशन देखो कि उसके पास्ट जो लोग रह रहे हैं वो खुश हैं नहीं। काउंटी ग्रुप है सर,
इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है उसने नोएडा के अंदर, क्लाइंटों को कमा के दिया है, इवन ब्रोकर्स ने अच्छे पैसे कमाए हैं। आज भी प्रोजेक्ट आता है ना, सबसे जल्दी काउंटी ग्रुप का नोएडा में बिकता है। हाँ, उसने उस हिसाब का नाम बना रखा है, नाम अपना brand बना रखा कहाँ से बनाया ये सर? इंटेंशन से। आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, वो आप अच्छा करोगे मार्केट में। आपकी इंटेंशन कहीं पर भी, अगर आपने अथॉरिटी से लाइसेंसिंग करके, पहले डेवलपर ने क्या करा, 5,000 फ्लैट बनाने थे। है। मैं सुपरटेक की बात करता हूँ और नाम लेके बात करता हूँ सर, सबको पता है। हम्म। 5,000 अथॉरिटी से फ्लैट बनाने थे, 8,000 कैसे बन गए? हाँ, सही बात है। 8,000 फ्लैट बिना, आज अथॉरिटी के सिस्टम ही चेंज है बिल्कुल, रेरा गाइडलाइंस के साथ, गाइडलाइन से काम हो रहा है। तो स्कैम तो आजकल भी हो रहा है। कैसा हो रहा है सर, बताएं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डिले हो गए, उसके बावजूद भी नहीं मिल पाते लोगों को। सर जो डिले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप रेरा में जाएं, अपने डिले पेनल्टी क्लोज हैं, आप उसमें आप अप्लाई करें। जैसे सुपरटेक में, सुपरटेक इंसॉल्वेंसी में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, काफ़ी कोर्टों में उनके केसेस गए, तो गवर्नमेंट ने उन्हें दिए। अब 2 टावर गलत बने हुए थे एमरल्ड कोर्ट के, जो डिमोलिश भी हुए गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट अपना पैरामीटर्स काम कर रही है, जब भी तो अमरपाली डिलीवरी आज की डेट में हो पाए हैं। अथॉरिटी बिल्कुल खत्म ही हो चुका था। अथॉरिटी अपना काम कर रही है, जब भी तो जेपी ने आज दूसरे को डेवलपर आके डिलीवरी हो गई है। आज मैं आपको बताऊंगा, आज संडे का दिन है, 1 फरवरी की तारीख ये शूट कर रहे हैं। तो सर मैं गोदरेज आर्डन से आ रहा हूँ अभी, और मेरे 10 साल पुराने क्लाइंट जो अर्थ इंफ्रा में भी जिनकी बुकिंग थी, जो इंसॉल्वेंसी में चल रहा है 2012 से 2016 से, और जेपी में भी उनको फ्लैट अभी हैंड ओवर हुआ है एक्सप्रेसवे पे, तो वो मेरे से कहते 2 बेडरूम मेरा 90 लाख का बिक रहा है। मैंने कहा नहीं, आप एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी आप मत बेचो, जो आपका पेन का टाइम था निकल गया, आप उसे होल्ड करो, क्योंकि वहां 5 करोड़ 6 करोड़ नॉर्मल बात हो गई है। अब कह रहे मेरे पास तो बायर हैं। मैंने कहा आपके पास बायर हैं, डिमांड है जब भी बायर हैं, तो अब ये आपकी बेचने वाली मार्केट नहीं है, आप रखने वाली मार्केट है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे जमीन नहीं है और आपने पुराने रेटों पे ले रखा है। अब जो डेवलपर आएगा वो 3 करोड़ 6 करोड़ से कुछ भी नहीं है। इवन सेक्टर 151 में 3.5 करोड़ रुपए की एक्सपीरियन ने अभी प्रॉपर्टी लॉन्च करी है, जो 1 डे सेल हो गई है। अच्छा जी, 1 डे सेल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आते हैं 400 फ्लैट में सर, 1000 से ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ। आज मैं गोदरेज आर्डन से आ रहा हूँ, जहाँ पर 2 बेडरूम ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, और 11,812 रुपए का रेट खोला है डेवलपर ने। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, वही क्लाइंट है जिसका फेथ आ रहा है, जिसने अर्थ में भी जिसके पैसे फंसे हैं, और जेपी में अबूजी से प्रॉपर्टी मिली है, वो क्लाइंट को मैंने आज तक फोन नहीं करा। मैं अर्थ इंफ्रा से, मैं एक बार एम्प्लॉय हुआ करता था 2012 में अर्थ इंफ्रा का, तो मैंने गुड फेथ में उनको हेल्प करी थी कि ये इंसॉल्वेंसी हो रहा है, तो इसे ऐसे ऐसे आप प्रोसीजर को फॉलो करें। उस हिसाब से वो फॉलो करते रहे। आज वो क्रेडिट लिस्ट में उनका नाम है, 6 महीने साल में अर्थ इंफ्रा का जब पेमेंट आएगा उन्हें भी बैंक इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा पैसा, जो फॉलो होती हैं गाइडलाइंस। क्रेडिटर लिस्ट में नाम आना जरूरी होता है इंसॉल्वेंसी में, कि आप लेनदार हो उस कंपनी से। मेरे को अच्छा लगा, उनका कॉल आया मेरे पास कि मनोज जी, नोएडा की मार्केट बहुत अच्छी हो गई है, हमारा फेथ आ रहा है, हम 2 जगह फंसे थे, मगर इस बार हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मेरा भी कि एक डेवलपर को ना ट्रस्ट करके, मेरी भी आज मेरे को लगता है कि जो मैंने मार्केट में 10 से 15 साल 2010 से लेके 16 तक मार्केट में दिए हैं, मैंने अच्छा साफ सुथरा काम करा है, जो क्लाइंट फोन करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, और वो खुद फेथ दिखा रहे हैं। 2 बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, जेपी में भी, अर्थ इंफ्रा में भी, आज वो गोदरेज आर्डन खरीदा है उन्होंने मेरे से। अच्छा, जैसे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, इनके पास पावर भी है, डाटा भी है, रिकॉर्ड भी है, उसके बावजूद भी जो ये फेक प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, या फेक जो जितने भी डेवलपर बिल्डर हो गए, ये अपने गेम को कैसे खेल जाते हैं? सर जैसे कच्ची कॉलोनियां होती हैं या बिल्डर फ्लोर्स होते हैं G+4, ये क्या होते हैं, लाल डोरे पे बनते हैं सर। लाल डोरा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो। लाल डोरा ऐसा होता है सर, एक नोएडा की जो जमीन जब अलॉट हो रही थी, तो गांव का जो आबादी क्षेत्र था उसको लाल डोरा बोला जाता है। वहां पर रजिस्ट्रियां होती हैं, ठीक है। फ्लैटों में लीज डीड होती है। एक्चुअली क्या है, जब फ्लैट की जमीन अलॉट होती है तो वो अथॉरिटी करती है। अब वो पहले किसान से लेती है,
ठीक। फिर वो डेवलपर को देती है, सब लीज करती है, लीज करती है डेवलपर के नाम, डेवलपर करता है आगे सब लीज जो फ्लैट ओनर के नाम, बायर होता है। बायर के नाम। तभी नोएडा के अंदर जब भी आप फ्लैट बेचते हो तो एक अथॉरिटी बीच में आके ट्रांसफर मेमोरेंडम होता है। कभी भी कोई रीसेल करता है यहाँ तो डायरेक्ट ये नहीं है बायर जाके बाय सेल नहीं कर सकता, पहले अथॉरिटी से ट्रांसफर कराना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, देन वो सेकंड पार्टी जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराती है। ठीक है। ये 90 ईयर की लीज पेमेंट प्लान होते हैं सर। 90 ईयर की 99 ईयर की? सर 90 ईयर्स भी होती है, 99 ईयर्स भी होती है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हो। तो ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज भी बताइए आपने। तो 99 साल या 90 साल बाद खत्म नहीं होता सर। जब किसी को शहर को बसाते हैं हम, तो पहले वो अथॉरिटीज जो होती हैं वो लीज मॉडल पे चलती हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, कैंट एरिया कभी भी वहाँ रजिस्ट्री नहीं होती, वो लीज ही होती हैं। जैसे दिल्ली में भी कई एरिया हैं जहाँ लीज होते हैं। जब शहर बसाती है गवर्नमेंट तो 75% जब वो हो जाती है तो उसे फ्री होल्ड करते हैं। फेक प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं कि ये होते हैं, तो ये लाल डोरे की जो जमीनें होती हैं और कुछ ग्रीन लैंड भी होते हैं अथॉरिटी के, वहां पर प्लॉटिंग कर दी, जैसे नक्शे पास नहीं कराए या रेरा नंबर नहीं लिया, तो वहां पर ऑब्जेक्शन आते हैं। और इवन लिस्ट भी जारी कर रखी है अथॉरिटी ने, कहाँ किस किस एरिया में, किस एरिया में यहाँ पर ये डेवलपर हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। तो लोगों का ये होता है 10-20 लाख रुपए में मेरे को प्लॉट मिल रहा है। जैसे यमुना में अभी बुलडोजर चला था, आपने देखा होगा, चलते रहते हैं। ये सारी लैंड विदाउट रेरा है, विदाउट अप्रूवल है, और यहाँ पर सीधा रजिस्ट्री होती है, कोई अथॉरिटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि नोएडा में हम जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं वो अथॉरिटी के थ्रू ही कराते हैं, या नगर पंचायत की जो ज़मीनें होती हैं वो गांव की, उसमें भी आप अपना मकान बना सकते हैं, आप फ्लैट सिस्टम नहीं कर सकते। तो ये दिक्कत जो आती है ये वहीं पर आती है सर। एक रजिस्ट्री का मिथ भी सामने आता है। लोगों का सोचना यह होता है कि रजिस्ट्री अगर हो गई है तो हम बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद भी लोग तुरंत ही डिस्प्यूट में आ जाते हैं सामने। डिपेंड करता है डिस्प्यूट किस टाइप का है। जैसे बिल्डर ने हैंड ओवर तो दे दिया, आज की डेट में हैंड ओवर जब भी मिलता है जब पूरा ओसी आ जाए। ठीक है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। ये दोनों सर्टिफिकेट अगर प्रोजेक्ट के आ गए, इसका मतलब ये होता है कि अथॉरिटी ने पूरा चेक कर लिया आके कि आपकी लिफ्ट सही चल रही है, आपका फायर का वर्क सारा सही चल रहा है, आपने गार्डन पूरे बना दिया, आपने स्विमिंग पूल बना दिया, क्लब एरिया बना दिया, एंट्री पाथ दे दिया, एग्जिट पाथ दे दिया, फायर ब्रिगेड एंट्री दे दी, फायर ब्रिगेड एग्जिट दे दी, है ना। अगर आपने ब्रोशर में जो चीज़ें लिखी हैं वो पूरी कर दी, वो अथॉरिटी चेक करती है। ठीक है। अब रजिस्ट्री जब भी ओके होती है जब ये पैरामीटर सारे चेक हो जाते हैं, जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही अथॉरिटी परमिशन देती है, ओसी सर्टिफिकेट इशू करती है। उसके बाद आप रजिस्ट्री के पैसे जमा करते हो, जब भी आप अपने फ्लैट को शिफ्ट हो सकते हो। पहले क्या होता था कि बिना ये सारी चीजें करें, बिना रजिस्ट्री कराए पोजीशन दे देता था बिल्डर, मगर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे टाइमली एडवांस अथॉरिटी भी अपना जो देख रही हैं दिक्कतें आ रही हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। नहीं, पोजीशन तो आज की डेट में भी ऐसी हो रहा है, कुछ कंप्लीट नहीं है ना, क्लब हाउस चालू है, बस पोजीशन दे दिया। आज की डेट में भी हो रहा है। आप अपने बगल में एटीएस देख लीजिए। एटीएस रेप्सोडी एक डिले प्रोजेक्ट था, ठीक है, और आज की डेट में उसका भी पार्ट ओसी उन्होंने लिया। उनके जैसे 6 टावर थे तो 3 टावर का उन्होंने पार्ट ओसी लिया, हैंड ओवर दिए। अब वो क्लब बन रहा है उनका और रजिस्ट्री के पास जा रहे हैं। तो अथॉरिटी का भी ये है कि कुछ टाइम दे के इतने टाइम में आप कंप्लीशन करें। तो अब उसकी रजिस्ट्री आने वाले मार्च या अप्रैल तक उसकी रजिस्ट्रियाँ खुल जाएंगी सर। अच्छा, अभी चालू नहीं है रजिस्ट्रियाँ? नहीं चालू। ठीक। बहुत सी बार देखा जाता है कि 10-10 साल 20-20 साल के डिले के बाद भी बिल्डर जो है जेल नहीं जाता, लेकिन जो बायर है, बायर की ईएमआई भी अगर रुक जाती है उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। तो ये चीज बायर के साथ ही क्यों होती है सर? हमने ये साइकिल देखी है 2010 से लेकर 2026 तक की, इसमें सर कुछ डेवलपर ऐसे हैं
जहाँ पर आज भी लोन नहीं होता, उन्होंने अथॉरिटीज के ड्यू देने हैं, अच्छा। उन्होंने अथॉरिटीज के ड्यूज देने हैं। तो उससे इम्पैक्ट क्या आता है, एक तो क्लाइंट पर लोन का तो बिना पोजीशन के लोन ईएमआई जाती है, फर्स्ट तो ये आता है एक बायर के ऊपर। प्लस उसकी अगर डेवलपर जो वादे करे हैं डेवलप नहीं कर पाया, अथॉरिटी के भी ड्यू देने हैं उसने, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल हैं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो एक तो वो डेवलपर ब्लैक लिस्टेड हो गया सर, नया प्रोजेक्ट नहीं ला पाएगा। अच्छा, ठीक है। अथॉरिटी भी स्टेक हो गई है कि पहले जब तक वो उसे प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं करेगा, सपोज करो अथॉरिटी का उसने 600 करोड़ रुपए देना है किसी डेवलपर ने, वो पुराना ही नहीं दे पा रहा, तो नया लाइसेंस लेने वो जाएगा नए प्रोजेक्ट का, तो नहीं मिलेगा। प्लस इन डेवलपर्स के भी सिविल खराब है सर। अच्छा। जैसे आप लोन लेते हो तो ऐसे ये भी बैंक में लोन लेते हैं, वहां पर भी एक सिविल डेवलपर का बनता है, तो उन प्रोजेक्ट्स पर लोन भी नहीं होते। तो आप ये जान सकते हैं जिस प्रोजेक्ट पे लोन नहीं हो रहा, इसका मतलब डिफॉल्ट में है वो। ठीक है। अथॉरिटी की पेमेंट्स होती हैं, जैसे पहले 10 साल की पेमेंट में उसने लिया या 5 साल की पेमेंट में अथॉरिटी से लिया, तो बैंक चेक करते हैं कि आज तक की पेमेंट इनकी अथॉरिटी की क्लियर है नहीं है लोन देने से पहले, तो वो रोक देते हैं लोन। अच्छा। वहां पर अगर डेवलपर का रेट विसिनिटी में 20,000 रुपये स्क्वायर फीट का चल रहा है, तो उस डेवलपर का रेट 10,000 या 8,000 ही चलेगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट ही नहीं दी जो जैसे उसने कही थी। इसीलिए कुछ डेवलपर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ डेवलपर मार्केट से खत्म हो गए, कुछ जेल भी गए, 2, 4, 5 साल जेल भी रह के आए हैं, ऐसा नहीं है कि जेल नहीं गए, बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। और 2016 से लेके अभी तक कम से कम 1 लाख से ज्यादा फ्लैट अथॉरिटी ने क्लियरेंस भी करे हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा इन्वेंट्री थी जो जेपी हो गया, अमरपाली हो गया, एसओ में फंसी हुई थी, वो हैंडओवर होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में डिलीवरी हुई है सर। और आज आप फेथ देखो ना, और बाहर के डेवलपर्स उसको बुलाया है योगी जी ने, ये 3 साल पहले भी न्यूज़ है, 3 साल पहले की जो इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी, सबको बुलाया, इनिशिएटिव दिया। तो आज की डेट में सर टाटा है नोएडा मार्केट में जिनका प्रोजेक्ट डिलीवर है, बिरला आ गया है सेक्टर 10 में सिक्का डेवलपर के साथ को डेवलपर बन के, ठीक है। बड़े बड़े ब्रांड्स के मैंने अभी आपको ब्रांडेड रेजिडेंसी में बताया ही है, जो आज की डेट में 30 करोड़ तक के अपार्टमेंट नोएडा में सेल हो रहे हैं। एक्सपीरियंस ग्रुप एफडीआई फंडेड। हमारे अगर हम नोएडा के डेवलपर्स की बात करें, अच्छे डेवलपर्स में कोको काउंटी जैसे डेवलपर्स जो एक छवि को अच्छा लेके चल रहे हैं। सीआरसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर, इनका पहला प्रोजेक्ट सीआरसी सबलमिस था नोएडा के अंदर, हरिद्वार में एक प्रोजेक्ट बनाया था इन्होंने, सेक्टर 140 में ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। जेपी के अंदर एक अपना लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आए हैं ये। सीआरसी जॉयस डिलीवरी पर है और 6 महीने साल में डिलीवरी हो जाएगी उसकी। एक प्रोजेक्ट सीआरसी मेस्ट है, आज की डेट में 14,000-15,000 में ट्रेड हो रहा है। वहीं पर एक शोभा डेवलपर अपना दूसरा प्रोजेक्ट नोएडा के अंदर लेकर आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा 36 के बाद यहाँ पर। तो 16,000 रुपये तक के रेट तो हमें नोएडा एक्सटेंशन में सर आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एक बूस्ट है। और अच्छे डेवलपर आते हैं तो सर इंफ्रा तो है ही है नोएडा का। अगर मैं गुड़गांव से कंपैरिजन करूँ तो नोएडा का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया है, मगर अब जो मार्केट है सागर जी, ये बहुत क्लीन मार्केट है, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स का फेथ आ रहा है। 10 साल 15 साल पुराने जिन्होंने इन्वेस्ट करे थे वो मार्केट में दोबारा आके आज की डेट में इस ग्रोथ स्टोरी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मनोज जी, एक चीज और है कि कुछ ऐसी चीजें बताइए, कुछ ऐसे स्कैम जो बिल्डर करता ही करता है और बायर को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए सर, आज की डेट में क्या है, रेरा कानून ने ना बहुत इजी कर दिया, गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिससे कि ना वो स्कैम नहीं कर सकता, ना के बराबर बिल्डर जो है बिल्डर। और अगर बिल्डर की इंटेंशन ही गलत हुई तो वो ज्यादा लंबा सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा ना कि पुराने हमारे कितने सारे डेवलपर्स थे मार्केट में, नोएडा मार्केट में ही गलत करा तो वो खत्म हो गए, अब वो नया प्रोजेक्ट भी नहीं ला सकते। अब तो मार्केट ऐसा है, अच्छा काम करोगे तो क्लाइंट मिलेगा आपको, क्योंकि आप सोशल मीडिया का जमाना है। 80% काम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से ही होता है सर। मार्केटिंग का जमाना है। इवन
रेरा कानून के अंदर अगर आप गलत मार्केटिंग कर रहे हो तो प्रोजेक्ट पे 10% तक पेनल्टी कॉस्ट लग जाती है। प्रोजेक्ट पर 10%? हाँ जी, बोले तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है। हाँ, उस पर 10%। 10%। ब्रोकर अगर कुछ गलत करता है, आप ब्रोकर के बारे में रेरा में कंप्लेंट करते हैं तो उस पे उसके लाइसेंस रद्द हो सकता है। ठीक है। तो गाइडलाइंस ऐसी बन गई हैं। आपका एस्क्रो अकाउंट 70% तक आपको करना है, आपका बीबीए 10% पे एग्जीक्यूट होगा, रेरा कानून जो कहता है। ठीक है। आप पहले इंटरेस्ट 18% तक चार्ज कर लेते थे आप, अब दोनों के लिए सेम है। बैंक इंटरेस्ट तक जा सकते हैं, 9-10% तक जा सकते हैं। इवन डेवलपर को भी डर रहता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे ज्यादा रेरा के केस ना आ जाए तो आगे दिक्कत हो जाएगी। जी। तो आज की डेट में बड़ा संतुलित है। अच्छा, ठीक है। आप बार बार रेरा की बात कर रहे हैं, तो हम अगर रेरा की ग्राउंड रियलिटी बात करें, रेरा कहीं ना कहीं बायर्स के लिए बना है जी, मानते हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी बायर जो है रेरा में जाने से डरता है। देखिए बड़ा इजी प्रोसेस है। ऑनलाइन आप 1000 रुपीज़ की कंप्लेंट की रिसिप्ट काटें, सिंपल प्रोसेस है, और अपना वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी। आप अपनी कंप्लेंट के लिए आप एडवोकेट के साथ जा सकते हैं, और अगर एडवोकेट नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद भी प्रेजेंट हो सकते हैं अपनी कंप्लेंट को लेके जज के सामने। अच्छा, बहुत इजी प्रोसेस है सर रेरा का। मतलब रेरा में काम होता है। बिल्कुल आप ये होता है, कहना चाहते हैं? बिल्कुल काम होता है। अब आप देखिए सर, आप अपने अभी एक क्वेश्चन लिया था कि बिल्डर अभी भी गलत कर रहे हैं। सर बिल्डर कहाँ गलत करते थे? बिल्डर यहाँ गलत करते थे कि जब आप रीसेल करते हो प्रोजेक्ट तो एनओसी बनती है एक। जिस बिल्डर की इंटेंशन अच्छी है वो आपका 10-11 हज़ार रुपये की कॉस्ट में वो कर देगा, और जिसकी खराब है वो 200 रुपये फुट, 300 रुपये फुट, नोएडा के अंदर ही 4-5 लाख रुपए ट्रांसफर चार्ज के नाम पे लिए जा रहे थे। जिसकी कंप्लेंट गई अथॉरिटी में, या एओए बनने के बाद वो कॉस्ट 25,000 हो गई, 30,000 हो गई। एनओसी जाती है एक अथॉरिटी में जब ट्रांसफर मेमोरेंडम लगता है। अगर डेवलपर है तो डेवलपर करेगा, वरना उसके बाद एओए आ जाती है तो एओए देती है। तो उस टाइम कुछ डेवलपर ने 4-5 लाख रुपए लिए, उनकी सेल जो यहाँ थी वो यहाँ आ गई है जमीन पे। और जो मैं वही तो कह रहा हूँ, इंटेंशन का गेम है। हमें पता है ना सर कौन बंदा प्रीमियम काम कर रहा है और 11,000 रुपये एक पेपर वर्क के आपसे ले रहा है, वो जायज़ है सर। ठीक है, क्योंकि उसने भी एम्प्लॉय बिठा रखे हैं, पेपर कोस्टिंग है और सारा काम करना है, क्लाइंट को एंटरटेन करेगा, तो वो कॉस्ट कहाँ 11,000 रुपये और कहाँ 4 से 6 लाख रुपए ट्रांसफर चार्ज के। तो ये लूट हुई ना सर। तो ये सेगमेंट आपको डिसाइड करना है। जो इस तरीके का काम कर रहे थे वो मार्केट में अब ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाएंगे और ना काम कर पाएंगे। इस टाइप के फ्रॉड होते हैं मार्केट में। एक ये मेंटेनेंस वाला गेम बहुत चल रहा है, जैसे क्योंकि अब जगह जगह सोसाइटीज बन रही हैं, जगह जगह फ्लैट बन रहे हैं जी। इन्होंने क्या है, एक मेंटेनेंस वाला जो गेम डाल दिया कि इतना जो जितना वो मेंटेनेंस लेते हैं उतना उनको सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। सागर जी ये एक जमीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो नोएडा के ग्रेटर नोएडा जो एक्सटेंशन हम कहेंगे 133 सोसाइटियाँ हैं, 133 सोसाइटियाँ, और हर सोसाइटी में रहने वाले बंदे का यही पेन है कि मैं अगर 3.5 रुपये बिल्डर कहता है मैं 3.5 दे रहा हूँ, 2 रुपये 60 पैसे बिल्डर कहता है मैं 2 रुपये 60 पैसे दे रहा हूँ, ना 2 रुपये 60 पैसे देने वाला खुश है, ना 3.5 रुपये देने वाला खुश है। दिक्कत क्या है कि बिल्डरों ने सबसे पहले अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनियां बनाई। जो भी ये कंपनियां आती है तो उसके चाचा की होती है या मामा की होती है, मेंटेनेंस कंपनी जो वाली होती, क्योंकि एक बना बनाया बिजनेस मॉडल मिल जाता है ना उन्हें। ये सारी चीजें जो एओ आती है वो मैनेज करती है। आज की डेट में जो पोजीशन हो जाती है सोसाइटी, वहां पर एओ की लड़ाइयाँ, जितनी सोसाइटी में हर जगह एओ की लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलती है। वो सारा खेल यही है कि जो पोजीशन हो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस। अब जैसे बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, शोभा की बात करूं मैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे जेएलएल मैनेज कर रहा है, एक प्रोफेशनल कंपनी को दिया जाए जो मेंटेनेंस को मैनेज करे, जिसमें आपको जो पैसे आप दे रहे हो आपको सर्विसेज मिले, ऑन पेपर आपको सारा रिकॉर्ड मिले। तो जैसे ये थर्ड पार्टीज कंपनीज होती हैं, अब जो एओ वहाँ की सिलेक्ट होगी वो इन कंपनीज के कोटेशंस लेगी, जो अच्छा काम करेगी उसे पैसे देंगी। बिल्डर और बिल्डर की थर्ड पार्टी एजेंसी
वो बिल्कुल एग्जिट हो जाएगी। तो ये जहाँ जहाँ दिक्कत आई है इसमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे कि अगर मेंटेनेंस दे रहे मैं हैं, आपको बताता हूँ सर, जैसे अगर प्रोजेक्ट बना, ठीक है, एक प्रोजेक्ट, रेरा कानून क्या कहता है कि आपको हैंडओवर मिला, 5 साल तक आप बिल्डर पे केस कर सकते हैं कि अगर उसने कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करा है, अच्छा, इस बिल्डिंग में अगर कोई दरार आ गई तो वो 5 साल तक वही डेवलपर जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं। एक्सपर्ट ही बता सकता है आपको, या एक अच्छा कंसल्टेंट बता सकता है। मैं खुद सागर जी लीगल प्रोफेशनल हूँ और रेरा कानून मैंने सारा पढ़ा है, और हम भी उस चीज को फॉलो करते हैं सर कि क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट होता है, कई बार दिक्कत आती है तो हम उसे सलाह देते हैं कि आप इसे ऐसे करें जिससे कि आपका हितों का खनन ना हो। तो सही है जी, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है। जिम्मेदारी बनती है सर हमारी, हाँ, जब भी हम मार्केट में एक अच्छा काम कर पा रहे हैं सर। अच्छा, जैसा आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं जी और प्रॉपर्टी के काम में इतने समय से आप मार्केट में बने हुए हैं, जी, तो एक सलाह दीजिए कि एक, क्योंकि आप आज की डेट में देख रहे होंगे ब्रोकरेज इतनी ज्यादा हो चुकी है, ब्रोकर मूर्ख बनाकर और प्रॉपर्टी उनको दिलवा देता है। जी, कभी भी प्रोजेक्ट में ब्रोकर के नाम पर या ब्रोकर जैसे समझाता है, ब्रोकर के कहने पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या फिर उसमें किसी एडवोकेट को भी इन्वॉल्व करके चीजों को अच्छी तरीके से समझ के जब उसमें कदम रखना चाहिए? देखिए सर, डिपेंड करता है ब्रोकर से। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ब्रोकर मैंने आपको बताया रेरा सर्टिफाइड है ज़्यादातर, आजकल ज़्यादा प्रोफेशनल है। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा, तो जब आपने प्रॉपर्टी ले ली या लेने से पहले आप वहाँ का बिल्डर बायर एग्रीमेंट अपने पास मंगा सकते हैं और अपने एडवोकेट को, लीगल एक्सपर्ट को उसमें चेक करा सकते हैं और उन पॉइंट्सों को अपने हिसाब से चेंज भी करा सकते हैं, क्योंकि आप एक एग्रीमेंट बिल्डर के साथ साइन करने जा रहे हैं और बाउंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे, जब भी हम किसी एग्रीमेंट में बाउंड हो रहे हैं तो उसमें सारे उसी के हित नहीं होने चाहिए, इसलिए रेरा से वो प्रमाण होके आया है सारा। तो फिर भी कुछ पॉइंट उसने अपने हित के ना लिखे हों, आपको अपने हित का ध्यान रखना है, तो वो आप एक लीगल सलाह ले सकते हैं और फिर आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कहना यह है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करें, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो मंगवा पर आपकी श्योरिटी कहाँ होती है? जब आप सपोज करो लाखों करोड़ रुपए की आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, और ये 100 रुपए का एग्रीमेंट होता है सर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अच्छा, है ना। रजिस्ट्री पे ही आपके पेपर स्टैंप होते हैं, एक एग्रीमेंट आपका 100 रुपए में आपका और मेरा एग्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं उसको ढंग से एग्जीक्यूट ना कर पाऊं तो वहाँ उस टाइम हमारी कमी है सर। तो कभी भी आप कोई एग्रीमेंट, क्योंकि ब्रोकर जल्दी करता है एग्रीमेंट कराने की, बिल्डर जल्दी करता है एग्रीमेंट, क्योंकि आपने तो जो कहा उसने आपने मान लिया और कर दिया, और एग्रीमेंट आपने एंड तक नहीं पढ़ा, पोजीशन तक लोग एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, रजिस्ट्री तक नहीं पढ़ते। तो सारा है कि आप अपना पेपर पे कितना सिक्योर हो रहे हो पैसे को देके। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है सिक्योरिटी की, तो आप अपने लीगल एडवोकेट को दिखाएं और अपना वो एक्सपर्ट राय लें और उसे एग्जीक्यूट करें, अपनी पेमेंट को सिक्योर करें। ये है। तो आपने जैसे बताया कि आप 2010 से रियल एस्टेट की मार्केट में हैं, जी, ठीक है, और आप एक सर्टिफाइड ब्रोकर भी हैं जी। तो आजकल कुछ लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट इतना ज्यादा बूम पर आने लगा है, हर कोई इसमें अपना कदम रखना चाहता है जी। तो कोई नया बंदा या कोई नया यंगस्टर हो जो इस लाइन में आना चाहता हो, आप क्या उनको गाइड करना चाहेंगे? देखिए, कोई भी अगर रियल एस्टेट में आना चाहता है और फुल फ्लेज काम करना चाहता है, सर दिक्कत क्या होती है कि आजकल ना इजी मनी चाहिए सबको। तो जो नया यूथ है ना, वो पेशेंस नहीं रख पाता। इस मार्केट में वही काम होता है सर कि आपको पेशेंस रखना है। आपकी पहले महीने सेल नहीं हुई, आप प्रोडक्ट, सच बोलो, प्रोडक्ट दो अच्छा। सबसे पहली है नॉलेज का गेम सर, क्योंकि नोएडा अपने आप में अगर कोई 2 BHK लेना आता है तो 1 करोड़ से नीचे कोई इन्वेंट्री नहीं आ रही। मगर रीसेल मार्केट में भी और कुछ डेवलपर 70-80 लाख में दे रहे हैं। तो आपको वर्किंग करनी है, आपको ग्राउंड लेवल पे, प्रोडक्ट नॉलेज पे। तो एक आदमी को रियल एस्टेट के तैयार होने के लिए 1 साल से 1.5 साल लगता है समझने के लिए। तो बेस्ट उनके लिए है कि जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउस हैं वहाँ पर वो जॉब कर सकते हैं,
डेवलपर के पास जॉब कर सकते हैं। शुरू में वो ना अपना काम करके 2 साल 3 साल इस सिस्टम को दें, उसके बाद वो अपना रेरा सर्टिफाइड नंबर लेके अपना, जब वो समझ जाएं कि हम मैं मार्केट की स्टडी को किसी को गाइड करने के लिए मैं सक्षम हो गया हूँ, तो वो कर सकते। जैसे लॉयर्स होते हैं तो शुरू में तो वो भी जज के सामने नहीं खड़े हो सकते, हाँ। पहले वो किसी के यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। तो वही प्रोसेस सर यहाँ पर है कि कोई भी नया बंदा आके अगर कहे कि मैं आज रेरा नंबर ले लूँ और मैं काम कर लूँ, तो सर वो सलाह नहीं दे पाएगा, उसे एक ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं होगी। तो ये सारे पैरामीटर, जैसे हमारे पास कोई बंदा आता है, हम तैयार करते हैं 2 साल 3 साल, फिर वो अपना काम करने के। आप इतना समय हो चुका है जी। बहुत सी बार ऐसी भी कंडीशन आई होंगी, बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन आई होंगी, तो कोई एक ऐसी स्टोरी मुझे बताइए कि आपके पास लोग आए इन्वेस्ट करने के लिए, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से हुई या फिर उनकी तरफ से हुई या फिर डेवलपर की तरफ से हुई, और वो उस केस में इतने ज्यादा फंस गए कि वो सुसाइड करने पर भी मजबूर हो गए हो। सर ये तो क्वेश्चन आप पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे को ये ऐसा लगे, ये लोगों की सच्चाई है जी। ये लोग, जब आदमी इन्वेस्ट करता है ना अपना पैसा, और उसके साथ जब वो अपने आप को समझता है कि मुझे ठग लिया गया है जी, और एट द एंड उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। सर देखिए, मैं 2012 में था अर्थ इंफ्रा में, जब आप इतना बात कर रहे हैं, 2012 से लेके जो 16 तक की साइकिल थी उसमें थे अर्थ इंफ्रा, कॉस्मिक, प्रीमिया ग्रुप था। इसमें क्या हुआ सर, इस साइकिल में 15 से लेके 16 तक की, 12 से मतलब 2010 से ये 8-10 से काम कर रहे थे, 16 तक खत्म हो गए थे सारे डेवलपर, कुछ भाग गए। तो उस टाइम क्या होता था सर, अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, डेवलपर 20 लाख रुपए लेता था वाइट में, 80 लाख रुपए लेता था कैश। ठीक है, वो डिपेंड करता था दुकान। सर लाखों करोड़ों रुपए का कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है इन डेवलपर्स के पास, और आज की डेट में ये इंसॉल्वेंट हो गए। तो जिस आदमी ने वाइट का पैसा दिया है तो सरकार भी उसका वाइट ही मान रही है, वाइट सच्चाई कह रहा, समझ रहे हो, ब्लैक में वो फंस गए। वो पैसा वो कहाँ रिकॉर्ड और है? सर आज तक जैसे न्यूज चैनल में अर्थ इंफ्रा का बड़ा बड़ा ऐड चलता था नीचे न्यूज के, लोग तो उसे ब्रांड मानते थे सर। सच्चाई है, जेपी को सर ब्रांड मानते थे लोग, अमरपाली एक टाइम पे ब्रांड मानते थे, सुपरटेक को ब्रांड मानते थे। उन्होंने ही स्कैम करा। सर जाने अनजाने हम उस मार्केट में थे, हमने भी कुछ इन्वेस्टमेंट करी, मगर हमने किसी से रिलेशन खराब नहीं करा। अगर डिफॉल्ट में गया प्रोजेक्ट तो उसके पेपर वर्क कराए। आज सर मैं एडवोकेट हूँ, तो ये रियल एस्टेट की ही देन है कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए लड़ा और मैंने ये डिग्री पूरी करी, क्योंकि मेरे को तो रियल एस्टेट में ही रहना था, और मैं रेरा से जुड़े मुद्दे और अथॉरिटी के काम ही देखता हूँ। अपने क्लाइंट आता है उसकी रजिस्ट्रियाँ या टीएम का काम देखता हूँ, या रेरा से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो वो देखता हूँ। तो मेरे को जो लीगल एक्सपर्टीज आई है वो मेरे काम ने ही दी है, और इन जैसे क्लाइंट जो मार्केट पीछे से कुछ लोग फंसे थे उन लोगों को हमने निकाला है। तो तभी आज फेथ हमारे भी क्लाइंट्स हम पे करते हैं, और वही क्लाइंट्स आज हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। जी। तो जैसे आप एक्सपर्ट हैं, एक शॉर्ट में मुझे बता दीजिए, अगर मेरे साथ किसी डेवलपर ने फ्रॉड कर दिया तो रेरा में मुझे कंप्लेंट कैसे करनी है? सर ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप रेरा पे डायरेक्ट कंप्लेंट करके एक फीस कटती है, वो वहाँ से अपना डेट ले सकते हैं। प्लस आप एडवोकेट्स, रेरा के एडवोकेट्स होते हैं जो देखते हैं रेरा अथॉरिटी, उनसे भी आप कंसल्ट करके अपना केस फाइल कर सकते हैं सर। अच्छा, तो केस फाइल करा, केस फाइल के बाद क्या प्रोसीडिंग होगी उसमें? डेट्स, सिंपल डेट्स मिलती हैं आपको, डेट्स में जाना है। ऑफलाइन या ऑनलाइन चलती रहेंगी चीजें? ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ऑप्शन होते हैं, आपको डेट्स मिलती है, आप जाएं अपने पेपर सबमिट करें, आपने जो कंप्लेंट करी है, और बहुत जल्दी रेजोल्यूशन होता है। मतलब इसमें ज्यादा डिले नहीं लगता? कितना फिर भी कितना समय लगता होगा सर? 6 महीने साल में सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए, तो मनोज जी सच में बहुत मजा आया, बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरे बहुत सारे डाउट्स थे जो लोगों के जरिए मैंने पूछ लिए, और मुझे वो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ पाई हैं। सागर जी, इन्हीं इनसाइट्स के लिए हम ये पॉडकास्ट में आते हैं, क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया के थ्रू हम मास में कम्युनिकेशन पहुंचा सकते हैं। और आपको भी बधाई सर, जो आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, इससे आप एक सोशल सर्विस ही कर रहे हैं, जो एक
नॉलेज आप अपने मीडिया के माध्यम से, और आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं जो जमीनी जुड़े हुए मुद्दे लेके आ रहे हैं, तो किसी का भला तो आप कर रहे हैं सर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, सारा हमारा पॉडकास्ट सुना, इस जीरो टू हीरो की सीरीज में यहाँ पर हम लेकर आते हैं ऐसे लोग जिन लोगों ने ग्राउंड रियलिटी पर काम करा हो, जो लोग अपनी कमाई के साथ साथ समाज में भी, और जो जितनी उनसे हेल्प हो पाती है वो उन चीज़ों को करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से ये फ्रॉड चलते हैं और किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको इन चीज़ों से बचना है। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। हर जगह आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट से भी आप तब बात कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर तरीके से उस चीज़ की नॉलेज होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं एक और नई टॉपिक के साथ, एक और नए गेस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।